हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। चलिए शुरू करेंगे आज का अमेजिंग सेशन। और आज की क्लास में हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं और हमारा चैप्टर है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। और ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से ये समझ लो ये चैप्टर रैंक डिसाइडिंग है, क्योंकि यहाँ से जब क्वेश्चन आते हैं ना तो बच्चों को ये चैप्टर बहुत अच्छे से लर्न नहीं होते, क्योंकि इसमें ज़्यादा हमें याद करने जैसा कुछ है। एग्ज़ाम्पल बहुत जैसा इसमें है, कंसेप्ट भी है, पर याद ज़्यादा करना है, क्योंकि एग्ज़ाम्पल से क्वेश्चन जब पूछता है ना, तो उसको याद करेंगे, क्योंकि उसका कोई अल्टरनेट ऑप्शन नहीं है। हम इसमें बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, बार-बार रिवाइज़ कर सकते हैं इस चैप्टर को, तभी ये हमारे हाथ लगने वाला है। ठीक है? तो चलिए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करें। ये बात तो हम दोबारा बोल रहे हैं, लेकिन हाँ, उससे पहले आप अपने एनसीईआरटी को नोट्स कॉपी अपने साथ लेकर बैठो और रिलेट करो कि सर जो पढ़ा रहे हैं वो एनसीईआरटी में है या नहीं। हम इससे पहले की क्लास में इन्फ्लोरेसेंस और फ्लावर डिस्कस कर लिए थे। अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ फ्लावर। पार्ट ऑफ फ्लावर में सबसे पहले हम सबको पता है कि एक जो टिपिकल फ्लावर होता है, जनरली जो हम अपने आस-पास जो फ्लावर हम देख पाते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा हम अगर बात करें तो बाइसेक्सुअल फ्लावर हमें मिलते हैं। और जो एक टिपिकल फ्लावर है, जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है, उसमें 4 व्हर्ल मिलेंगे। जिसमें हमें सबसे पहले जो सबसे आउटर हमें वर्ल मिलने वाला है, वो है कैलिक्स, कैलिक्स। और सेकंड नंबर पे हमें जो मिलेगा, जो ब्राइट कलर का होता है, कलरफुल होता है, वो होता है कोरोला, कोरोला होता है। एंड थर्ड नंबर पे जो वर्ल होता है फ्लोरल बर्ड्स में, वो होता है एंड्रोशियम, एंड्रोशियम। एंड जो लास्ट वर्ल होता है, वो होता है गाइनोशियम। अब ये हम बता क्या रहे हैं, जैसे मान लो कि एक फ्लावर का ये वर्ल है, एक फ्लावर का क्या है ये वर्ल है। और इस वर्ल में अगर आप चेक करोगे तो जो सबसे आउटर वर्ल दिख रहा है इसको ही हम नाम दे रहे हैं कैलिक्स। और कैलिक्स को के से डिनोट करते हैं ना, सिंबल है इसका। एंड जो सेकंड वर्ल मिलेगा जहां पर हमारे पेटल्स अटैच होते हैं, इसको हम कोरोला बोलते हैं। और जो थर्ड वर्ल होता है उसको हम बोलते हैं एंड्रोशियम। और जो सबसे लास्ट वर्ल या हम कह सकते हैं जो मिड में वर्ल होता है, उसके लिए टर्म यूज़ करते हैं गाइनोशियम। ठीक है? तो एक टिपिकल फ्लावर में जो पार्ट्स ऑफ फ्लावर की बात करें तो 4 पार्ट्स होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। जिसमें ये जो कैलिक्स, कोरोला है उसका एक एक्सेसरी ऑर्गन है और एंड्रोशियम, गाइनोशियम उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ठीक है? ये इतना क्लियर हो गया ना? चलो, अब आगे बढ़ते हैं, हम थोड़ा डिटेल करते हैं कैलिक्स है क्या? कैलिक्स क्या है? तो इसमें हमें याद रखना है, डायग्राम आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। और स्क्रीन का डायग्राम अगर बड़े ध्यान से देखो तो आपको ये ग्रीन कलर का आउटर स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, जो कि यहाँ पर दिख रहा है। तो हम बात करते हैं कैलिक्स है क्या? तो हम ये है कंपोज्ड ऑफ सेपल, सेपल, सॉरी, कंपोज्ड ऑफ सेपल। मतलब आप अगर हम बात करें तो ये जो एक सिंगल स्ट्रक्चर दिख रहा है, सिंगल स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देंगे? सेपल। और जित ऐसे सेपल बहुत, जैसे एक सिंगल स्ट्रक्चर को हम क्या नाम दे रहे हैं? सेपल नाम दे रहे हैं। अब एक ही सेपल नहीं है, यहाँ भी दूसरा सेपल है, तीसरा है, इसके ऐसे चारों तरफ सेपल्स हैं। तो हम पूरे के पूरे सेपल को हम नाम देंगे कैलिक्स। ठीक है? तो सिंगल स्ट्रक्चर जो इसमें है उसको सेपल नाम दे रहे हैं, यानी पूरे वर्ल को नाम दे रहे हैं कैलिक्स। और एक सिंगल स्ट्रक्चर को सेपल नाम दे रहे हैं, तो कंपोज्ड ऑफ सेपल है। क्लियर हो गया इतना? अब ये जनरली कैसा होता है? ये ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। और ये हेल्प किसमें करता है? हेल्प करता है, हेल्प इन प्रोटेक्शन। ये फ्लावर में होता क्यों है सर? अगर आपसे कोई पूछे, तो ये प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। कब करता है? प्रोटेक्शन इन बर्ड स्टेज, इन बर्ड स्टेज ऑफ फ्लावर, बर्ड स्टेज ऑफ फ्लावर। फ्लावर का जब बर्ड स्टेज होता है, उस टाइम पर प्रोटेक्शन में हेल्प करता है कैलिक्स। ठीक है? अब अगर हम बात करें कैलिक्स के अरेंजमेंट के बेसिस पर, कैलिक्स को 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है। अगर हम अरेंजमेंट की बात करें, इसके अरेंजमेंट की बात करें तो ये 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है। एक आप देखेंगे तो लिखा होगा गाइमोसेप्लस,
और एक है गैमोपेटलस, गैमोसेप्लस और सॉरी। दूसरा है पॉलीसेप्लस, ठीक है? गैमोसेप्लस की कैटेगरीज़ में क्या होता है कि जो सेपल होता है वो यूनाइटेड सेपल होता है, यूनाइटेड सेपल। यानी सेपल एक-दूसरे के साथ फ्यूज़ होता है। जैसे आपके स्क्रीन पर ये जो डायग्राम दिख रहा है, अगर आप इस पिक्चर्स को देखो तो यहाँ पर ये सेपल और ये दूसरा सेपल एक-दूसरे से फ्यूज़ है। देखो, यहाँ से ये देखो फ्यूज़ है ना? तो ये जो स्ट्रक्चर है इसका, ये गैमोसेप्लस की कंडीशन है, यूनाइटेड स्टेज में। यानी यूनाइटेड यानी अटैच्ड है एक-दूसरे के साथ। पॉलीसेप्लस की कंडीशन में जो सेपल होता है वो फ्री होता है। सेपल कैसा होता है? फ्री होता है। सेपल फ्री होता है। मतलब ये जो अटैच्ड दिख रहा है, ये सेपल दूर-दूर होंगे, फ्री होंगे। तो अरेंजमेंट के बेसिस पे हमने कैलिक्स को 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया है, गैमोसेप्लस कंडीशन और पॉलीसेप्लस कंडीशन। गैमोसेप्लस कंडीशन में यूनाइटेड सेपल है, मतलब सेपल एक-दूसरे के साथ फ्यूज़ है और पॉलीसेप्लस कंडीशन में सेपल क्या है? फ्री कंडीशन में है, यहाँ पर सेपल एक-दूसरे से फ्री फेज़ में है। इतना क्लियर हो गया? अब एक सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको ये याद रखनी है, जो कैलिक्स वाला स्टेज है मतलब अगर आपसे ये कोई क्वेश्चन पूछ लेता है कि जैसे यहाँ पर क्या इम्पोर्टेंट है, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि कैलिक्स हेल्प किसमें करता है? कैलिक्स हेल्प करता है बड के प्रोटेक्शन में, ठीक है? ये बड के प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। अरेंजमेंट से क्वेश्चन आ सकता है। जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये आ सकता है कि इसका सिंबल क्या है? सिंबल। देखो बच्चे बड़े ध्यान से समझना, जब हम फ्लोरल फार्मूला बनाएँगे, तो यहाँ पर हम सिंबल का ही यूज़ करेंगे। तो कैलिक्स के लिए जो सिंबल यूज़ करते हैं वो के होता है, के, ठीक है? ये अंडरलाइन मत करना, ऐसा नहीं। के वर्ड अगर आप यूज़ कर रहे हैं फ्लोरल फार्मूला में तो वो डिनोट करेगा कैलिक्स को। आगे बढ़े हम? चलो, इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है कोरोला। कोरोला की बात करें तो सबसे फर्स्ट पॉइंट आपको ये याद रखना है, ये क्या होता है कंपोज़्ड ऑफ पेटल। कंपोज़्ड ऑफ पेटल। ये पेटल का मतलब जैसे सेपल एक सिंगल था कैलिक्स में, वैसे ही कोरोला में पेटल क्या होता है, एक सिंगल पार्ट होता है उसका। तो ये आप एक डायग्राम देख रहे हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर लिखा होगा भले ही ये लिखा है कोरोला, कोरोला पूरे वर्ल का नाम, कोरोला पूरे वर्ल का नाम, एक सिंगल पार्ट का नाम नहीं है, सिंगल पार्ट को हम बोलते हैं पेटल। पेटल वर्ड यूज़ करेंगे इसके लिए। तो एक पेटल जो हमने यहाँ डिनोट किया, दूसरा ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है, 5 ये है। तो 5 पेटल्स आप इसमें देख रहे हैं। इन 5 पेटल्स को कंपोज़ यानी एक साथ हम नाम देंगे कोरोला, ठीक है? सिंगल पार्ट को पेटल बोलेंगे और पूरे पार्ट को हम एक साथ बोलेंगे कोरोला। ये कैसा होता है सर? ये होता है ब्राइट इन कलर। ये कलर में ब्राइट होता है और दैट मीन्स कलरफुल होता है और ये हेल्प किसमें करता है? हेल्प इन अट्रैक्शन, हेल्प इन अट्रैक्शन। अट्रैक्शन में हेल्प करता है, किसके अट्रैक्शन में? इंसेक्ट, एनिमल। जैसे हम लोग फ्लावर में क्या देखते हैं? उसका ग्रीन पार्ट देखकर उसके पास जाते हैं। फ्लावर का जो उसका पेटल्स होता है, अगर वो कलरफुल होता है, तो हमें हमें भी अट्रैक्ट करता है, हम उसके पास जाते हैं, अच्छा लगता है हमको वहाँ पे। तो हेल्प करता है अट्रैक्शन में। जनरली कोरोला का मेन रोल क्या है? पॉलिनेशन में हेल्प करता है। अगर अट्रैक्शन में हेल्प कर रहा है, तो ये पॉलिनेशन वाले केस केस की बात कर रहे हैं। पॉलिनेशन, क्योंकि इंसेक्ट अगर इसके नज़दीक जाएगा, तो उसका पॉलन ग्रेन वो ट्रांसफर कर सकता है या करता ही है। ठीक है? तो कोरोला हेल्प कर रहा है अट्रैक्शन में। कोरोला के अरेंजमेंट के बेसिस पर भी हमने इसको 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया है। इसमें भी हम अरेंजमेंट देख लेते हैं। अरेंजमेंट के बेसिस पर कोरोला को हमने 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया है। एक हम टर्म यूज़ करेंगे गैमोपेटलस और एक है हमारा पॉलीपेटलस। गैमोपेटलस में अगेन वही कांसेप्ट है, यानी यूनाइटेड पेटल, पेटल यूनाइटेड हो, जुड़े हुए हैं एक-दूसरे के साथ, तो ये हो जाएगा हमारा गैमोपेटलस कंडीशन। एंड पॉलीपेटलस कंडीशन में पेटल कैसे होंगे? पेटल फ्री होंगे। सेम जैसे हमने इससे पहले अभी सेपल के केस में देखा था। सेपल में भी देखो गैमोसेपलस में हमने क्या लिखा है? यूनाइटेड सेपल, वैसे गैमोपेटलस में भी हमने लिखा है यूनाइटेड पेटल। और सिमिलर ही पॉलीपेटलस और पॉलीसेप्लस कंडीशन में
यूनाइटेड जो सॉरी फ्री पेटल और फ्री सेपल मिलेंगे। ठीक है? अब हम एनसीईआरटी की अगर रीडिंग करो आप तो ध्यान से देखना कोरोला का शेप दिया हुआ है वहाँ पर। कोरोला के शेप में अगर आप चेक करोगे तो एनसीईआरटी ये लिख रही है कि कोरोला अलग-अलग शेप में हो सकता है, जो ट्यूबुलर हो सकता है, जैसे ट्यूब होता है उसके जैसा हो सकता है, बेल शेप्ड हो सकता है, ठीक है? यानी बेल शेप पूरी कोरोला की बात कर रहे हैं। बेल शेप का मतलब होता है जैसे बेल जो घंटी होती है उसके जैसा हो सकता है। फनल शेप होता है जैसे आप फनल देखे होंगे घर में होता है सबके फनल होता है उसके जैसा हो सकता है। व्हील शेप्ड हो सकता है। ठीक है? व्हील शेप्ड हो सकता है, तो ये शेप दिया हुआ है कोरोला का, ये जो शेप है इसके इस तरीके से हो सकता है। ठीक है? यहाँ तक डाउट क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं, बड़े ध्यान से देखना हमारा नेक्स्ट हेडिंग है एस्टिवेशन, ठीक है? एस्टिवेशन, व्हाट इज़ एस्टिवेशन? देखो, एक लाइन का डेफिनिशन है, याद रखना है आप लोगों को, क्या याद रखेंगे? अरेंजमेंट ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पेटल एंड सेपल, अरेंजमेंट ऑफ पेटल एंड सेपल ऑन फ्लोरल बड या वर्ल लिख सकते हैं आप। वर्ल वर्ल पर या फ्लोरल बड पर पेटल और सेपल का अरेंजमेंट ही क्या कहलाता है? एस्टिवेशन। व्हाट इज एस्टिवेशन? अरेंजमेंट ऑफ पेटल एंड सेपल ऑन फ्लोरल बड और वर्ल, जिसको हम बोलेंगे एस्टिवेशन। अब जो फ्लावर में जनरली हमको एस्टिवेशन देखने को मिलता है वो हम पढ़ेंगे 4 टाइप का, क्योंकि हमारे एनसीईआरटी में 4 टाइप दिया ही हुआ है। वेलवेट जो हमारा फर्स्ट टाइप है और सबसे कॉमन टाइप ये मोस्ट कॉमन टाइप वेलवेट टाइप है। अब इसमें है क्या? ये पेटल और सेपल जैसे ये जो ऊपर का स्ट्रक्चर है, ऐसे मान लो ये सर्कल एक वर्ल का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया गया है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे पेटल एंड सेपल का जो मार्जिन है, पेटल एंड सेपल जो मार्जिन है, वो एक दूसरे के साथ क्या है? अटैच्ड है, अटैच्ड है एंड डू नॉट ओवरलैप, डू नॉट ओवरलैप, डू नॉट ओवर। तो पेटल सेपल मार्जिन अटैच्ड है और वो एक दूसरे को ओवरलैप ना करता हो तो इस टाइप के एस्टिवेशन को वेलवेट एस्टिवेशन बोलेंगे। फिर से अगेन एक बात सुनो, पेटल और सेपल के जो मार्जिन है, ये देखो ये मार्जिन है और एक दूसरा ये मार्जिन है, एक दूसरे के साथ मान लो ये ऐसे कनेक्टेड है, जुड़े हुए हैं, ऐसे कनेक्टेड, ऐसे जुड़े हुए, ठीक है? ऐसे जुड़े हुए। तो एक दूसरे से ये अटैच हो, एक दूसरे से क्या हो? अटैच हो, पर एक दूसरे को ओवरलैप ना करते, एक दूसरे को ओवरलैप ना कर रहे हों, केवल अटैच्ड हो, ऐसे इस तरीके से अटैचमेंट। देखो ओवरलैप का मतलब मान लो ये फिंगर है, इस फिंगर के ऊपर एक दूसरी फिंगर आ गई, तो ये ओवरलैप हो गया। अटैचमेंट क्या हो गया? मार्जिन टू मार्जिन इस तरीके से अटैचमेंट हो गया अगर, तो हम इसको बोलेंगे मार्जिन अटैच्ड है, ओवरलैप नहीं है। तो ऐसे ही यहाँ पर ओवरलैप नहीं है, अटैच्ड है बस। तो ये वेलवेट टाइप का क्या है? एस्टिवेशन है। इसका एग्जांपल आपको एनसीईआरटी का याद रखना है, फेलोट्रोपिस। और ये सबसे कॉमन जो कॉमन ये क्या है? एस्टिवेशन है। जनरली फ्लावर में वेलवेट ही मिलता है। अब आते हैं ट्विस्टेड, ट्विस्टेड में ट्विस्ट भी आ गया है, ठीक है? अब यहाँ पर क्या है कि जो ट्विस्टेड टाइप ऑफ एस्टिवेशन में जो पेटल एंड सेपल है, पेटल एंड सेपल वन मार्जिन वन मार्जिन ओवरलैप टू अनदर मार्जिन, अनदर मार्जिन ऑफ पेटल और सेपल, ठीक है? फोकस करो, ध्यान से देखो यहाँ पर। ट्विस्टेड टाइप ऑफ एस्टिवेशन में क्या है कि जो पेटल और सेपल का जो मार्जिन है, वो एक-दूसरे को ओवरलैप कर रहा है। अब देखो जैसे ये एक पेटल है या सेपल है, दोनों में से कोई हो सकता है। पेटल हो या सेपल हो, दोनों का अरेंजमेंट हम एस्टिवेशन बोल रहे हैं। तो मान लो ये पेटल हो या एक सेपल हो, इसका एक मार्जिन देखो यहाँ ऊपर है तो यहाँ अंदर की साइड और दूसरे वाले केस में देखो अब ये जो जिस साइड ये अंदर के साइड था, उसके दूसरा वाला जो आपका पेटल और सेपल था, वो उसके ऊपर है और लेकिन उसका दूसरा मार्जिन क्या है? अंदर के साइड है। वैसे तीसरे वाले केस में देखो, ये ऊपर के साइड है और उसका दूसरा वाला मार्जिन है वो अंदर के साइड है।
यानी एक एक्सटीरियर है और दूसरा इंटीरियर। फिर से देखो ये बाहर की तरफ यानी एक्सटीरियर है और इसका दूसरा मार्जिन इंटीरियर। फिर इसका एक एक्सटीरियर है, एक इंटीरियर है। ठीक है? तो अगर आप चेक करोगे तो हर एक पेटल और सेपल का जो मार्जिन है क्योंकि 2 मार्जिन है पेटल सेपल में। एक मार्जिन उसमें अंदर के साइड है यानी इंटीरियर है और एक मार्जिन उसका बाहर के साइड एक्सटीरियर है। एंड दैट टाइप ऑफ एस्टिवेशन इज़ कॉल्ड ट्विस्टेड एस्टिवेशन जिसमें क्या होता है पेटल एंड सेपल वन मार्जिन ओवरलैप टू अनदर मार्जिन ऑफ ऑफ पेटल और सेपल यानी एक पेटल और सेपल का एक मार्जिन दूसरे पेटल और सेपल के मार्जिन को ओवरलैप कर रहा है। इसका जो एग्जांपल आपको लर्न करना है वो चाइना रोज, लेडी फिंगर और कॉटन जिसमें मालवेसी पूरी फैमिली यानी जो ऐसे हम बताए थे आपको मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट में अगर एक एग्जांपल कहीं पर आ रहा है, एक एग्जांपल कहीं पर आ रहा है इसका मतलब है कि पूरी की पूरी फैमिली आ गई। ठीक है? ये याद रखना है आपको। ट्विस्टेड में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। हमें आई थिंक हमें लग रहा है कि कोरोला में हमने जो है आपको इसका सिंबल नहीं बताया था। सिंबल देखो हाँ, सिंबल ये कैसे भूल सकते हैं सर? सिंबल नहीं भूलना है आपको। सिंबल कोरोला का सी होता है। सी से रिप्रेजेंट अगर सी लिख दिए फ्लोरल फार्मूला में तो वो कोरोला को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। इम्ब्रिकेट इम्ब्रिकेट के कंडीशन में अगर आप देखो यानी इम्ब्रिकेट टाइप ऑफ एस्टिवेशन ये मतलब थोड़ा-सा बच्चों को कन्फ्यूज़ करता है। कन्फ्यूज़न नहीं रखना है, मैं हूँ ना, ध्यान से देखिए। इस केस में क्या होगा, इम्ब्रिकेट टाइप ऑफ एस्टिवेशन पेटल और सेपल इसमें लिखेंगे इस तरीके से। वन पेटल वन पेटल और सेपल एक्सटीरियर एक्सटीरियर एंड वन इंटीरियर। वन सेपल और पेटल एक्सटीरियर, वन इंटीरियर, रेस्ट 3 रेस्ट 3 sepal or petal sepal or petal overlap to each overlap to each चलो अब चेक करो इतना ही ध्यान रखना इम्ब्रिकेट टाइप ऑफ एस्टिवेशन में एक पेटल और एक सेपल क्या है एक्सटीरियर है एंड एक क्या है इंटीरियर है रेस्ट 3 क्या है जिसमें सेपल और पेटल एक दूसरे को ओवरलैप करता हुआ दिखेगा अब ध्यान से देखो ये जो पेटल आपको दिख रहा है नंबर 1 हम इसको नंबर 1 दे देते हैं 1 इसमें आप चेक करोगे तो इस 1 वाले केस में क्या हुआ है कि पेटल और सेपल का दोनों मार्जिन अंदर के साइड है तो देखो 1 इंटीरियर एंड ये सेकंड वाले केस में अगर आप चेक करोगे तो इसमें दोनों जो मार्जिन है ये दोनों जो मार्जिन है बाहर के साइड है तो ये एक्सटीरियर है। तो 1 पेटल आर सेपल एक्सटीरियर एंड 1 इंटीरियर एक अंदर है, एक बाहर है। और बच गए कितने आपके अगर आप देखोगे तो 3 बच गए ये 3, 4, 5 यानी 3 और बच गए। तो जो 3 है उसका एक मार्जिन अंदर है, ठीक है? रेस्ट 3 सेपल पेटल 1 ऐसे लिख लेते हैं रेस्ट 3 सेपल आर पेटल 1 मार्जिन ओवरलैप ये बेटर हो, वो समझ में इसमें आप देखो 1 मार्जिन इसमें क्या है? इंटीरियर है, एक एक्सटीरियर यानी ओवरलैप कर रहा है। फिर इस वाले केस में देखो मतलब ये 3 वाला हो गया। ये 4 वाले केस में देखो, एक अंदर के साइड, एक बाहर के साइड। फिफ्थ वाले केस में देखो, एक अंदर के साइड, एक बाहर के साइड। तो ये जो 2 पॉइंट्स हैं बड़े ध्यान से समझना, इम्ब्रिकेट आपके हाथों में होगा। बहुत ध्यान से देखो यहाँ पर। इम्ब्रिकेट टाइप ऑफ एस्टिवेशन में 1 पेटल और सेपल एक्सटीरियर एंड इंटीरियर, ठीक है? एक सेपल इसमें इंटीरियर होगा और एक सेपल इसमें एक्सटीरियर होगा। वो पेटल भी हो सकता है एंड बाकी जो 3 बच गए, उसमें से पेटल और सेपल जो 3 बच गए हैं हमारे, उसमें एक मार्जिन हर एक पेटल और सेपल का ओवरलैप कर रहा होगा, यानी एक अंदर के साइड होगा और एक बाहर के साइड। ठीक है? ये याद रखना है इम्ब्रिकेट में। एग्ज़ाम्पल इसका है गुलमोहर एंड कैसिया। गुलमोहर एंड कैसिया, ठीक है? अब आते हैं नेक्स्ट हमारा जो है वेक्सलरी एंड पैपिलियोनेसियस जो हमारा एस्टिवेशन है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्टिवेशन है। यहाँ से मतलब 2-3 बार नीट एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। ध्यान से देखिए। इसमें
जो वेक्सिलरी टाइप का एस्टिवेशन है, इसमें हमें 5 सेपल पेटल मिलेंगे, 5 सेपल पेटल्स, ठीक है? सेपल पेटल्स ये हमें मिलेंगे और इसमें जो सबसे लार्जेस्ट होता है, जो सबसे आउटर होगा वो लार्जेस्ट है। लार्जेस्ट के केस में अगर आप बात करेंगे तो ये इसको हम नाम देते हैं स्टैंडर्ड यानी हर एक सेपल पेटल का यहाँ पर नाम अलग-अलग है, ठीक है? तो स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड बाकी जो 2 उसमें लैटरल साइड है, लैटरल होते हैं ये, जिसको हम नाम देते हैं विंग और 2 इसमें क्या हैं, 2 इसमें स्मॉलेस्ट होते हैं जिसको नाम देते हैं कील, कील नाम। तो वैक्सिलरी टाइप के एस्टिवेशन में हमें 5 सेपल पेटल मिलेंगे। जो लार्जेस्ट होता है उसको स्टैंडर्ड बोल रहे हैं। लैटरल 2 होते हैं इसमें जिसको विंग नाम दे रहे हैं और 2 सबसे स्मॉलेस्ट होते हैं इसमें जिसको कील बोल रहे हैं। ये याद रखना है, ये नाम याद रखना है आपको, ठीक है? और इसका फ्लावर इस तरीके से आपको दिखेगा। इसमें 2 एग्ज़ाम्पल हम लिख रहे हैं, बस एनसीईआरटी में है नहीं। ग्राम एंड पी और बाकी जितने भी आपके फेबेसिए फैमिली के मेंबर हैं, सब आ जाएँगे इसके अंदर, ठीक है? अब आते हैं हम नेक्स्ट हेडिंग डिस्कस करते हैं कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट फ्लावर। देखो, इस वाले हेडिंग में को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि जो हमारे फ्लावर होते हैं, फ्लावर में जनरली कितने पार्ट्स होते हैं? तो अगर कोई एक टिपिकल फ्लावर है, उसमें जनरली हमको 2 पार्ट्स देखने को मिलते हैं। एक उसका होता है एक्सेसरी पार्ट या एक्सेसरी ऑर्गन बोलते हैं हम उसको और दूसरा उसका होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो 2 पार्ट्स होते हैं। एक्सेसरी पार्ट की बात करें, जिसमें 2 पार्ट आएँगे आपके, एक होता है कैलिक्स और दूसरा होता है उसमें कोरोला। तो फर्स्ट एंड सेकंड नाम दे देते हैं, फर्स्ट और ये हो गया सेकंड। एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में 2 पार्ट आएँगे आपके, एक्सेसरी में 2 पार्ट हैं। एक आपका हो गया कैलिक्स और दूसरा हो गया कोरोला। ऐसे ही रिप्रोडक्टिव में 2 पार्ट आते हैं आपके, एक आपका हो गया है स्टेमेन और दूसरा होता है उसमें कार्पेल। तो एक टिपिकल फ्लावर में ये 2 पार्ट तो जनरली मिलेंगे आपको, एक एक्सेसरी ऑर्गन और दूसरा होगा आपको आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है? और एक्सेसरी ऑर्गन 2 टाइप्स के होते हैं, कैलिक्स, कोरोला और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं जो 2 टाइप के होते हैं उसको हम स्टेमेन और कार्पेल बोलते हैं। कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट फ्लावर को हम एक और नाम से जानते हैं, परफेक्ट फ्लावर या इम्परफेक्ट फ्लावर, ठीक है? इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं सर बाइसेक्सुअल फ्लावर और यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो जो कंप्लीट फ्लावर होता है, उसमें ये दोनों ऑर्गन प्रेज़ेंट होते हैं। तो क्या सर इनकम्प्लीट में नहीं होते? नहीं सर, दोनों में दोनों पार्ट्स होंगे। एक्सेसरी ऑर्गन भी होगा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होगा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन लिखते हैं यहाँ पर। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। यानी दोनों प्रेज़ेंट दोनों में है, लेकिन अब फ़र्क कितना है, किसको हम कंप्लीट बोलेंगे, किसको इनकम्प्लीट बोलेंगे। देखो, एक्सेसरी ऑर्गन तो दोनों फ्लावर में होगा और कैलिक्स, कोरोला यानी दोनों पार्ट ये जो कैलिक्स वाला पार्ट है और कोरोला जो पार्ट है, ये दोनों फ्लावर में होगा, कंप्लीट फ्लावर में भी होगा और इनकम्प्लीट फ्लावर में। लेकिन अब आते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तरफ, तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो फ्लावर का है, अगर जिस फ्लावर में दोनों प्रेज़ेंट है, फिर से ध्यान से सुनिए, जिस फ्लावर में ये दोनों प्रेज़ेंट है, यानी स्टेमेन और कार्पेल दोनों प्रेज़ेंट है, तो उस फ्लावर को हम कंप्लीट या परफेक्ट फ्लावर कंप्लीट या परफेक्ट इनकम्प्लीट फ्लावर वो फ्लावर है जिसमें कैलिक्स, कोरोला, स्टेमेन, कार्पेल ये दोनों, ठीक है? जिसको आप ये स्टेमेन कार्पेल या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं एंड्रोशियम, गाइनोशियम, ठीक है? एंड्रोशियम पूरे वर्ल्ड की बात कर लेते हैं ना, गाइनोशियम, ठीक है? तो जो आपका कंप्लीट फ्लावर है, उसमें एक्सेसरी ऑर्गन और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ये 4 जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम ये चारों प्रेज़ेंट होंगे। और ये किस टाइप का फ्लावर होता है हमारा? ये फ्लावर होता है हमारा बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर को हम कंप्लीट या परफेक्ट फ्लावर बोलते हैं, ठीक है? जिसमें चारों वर्ल प्रेज़ेंट है कैलिक्स, कोरोला एंड्रोशियम, गाइनोशियम। लेकिन जो इनकम्प्लीट या इम्परफेक्ट फ्लावर होता है, उसमें कैलिक्स, कोरोला तो होगा कैलिक्स, कोरोला तो होगा
या तो उसमें एंड्रोशियम स्ट्रक्चर होगा या तो फिर उसमें गायनोशियम का स्ट्रक्चर होगा। जैसा कि आप यहाँ पर पिक्चर्स देख पा रहे हैं। इम्परफेक्ट जो फ्लावर है, इसमें ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये कार्पेल, ठीक है? कार्पेल, ये कार्पेल स्ट्रक्चर है। और दूसरा फ्लावर जो आपको दिख रहा है, वो इसका आप कह सकते हैं एंड्रोशियम है या स्टेमेन, एंड्रोशियम, एंड्रोशियम या आपका स्टेमेन का स्ट्रक्चर है। इसको कार्पेल या गायनोशियम का स्ट्रक्चर है। तो इम्परफेक्ट फ्लावर में कैलिक्स कोरोला तो है। जैसे ये कैलिक्स हो गया, ये इसका क्या है? कोरोला हो गया। कैलिक्स कोरोला के साथ-साथ इसमें या तो कार्पेल हो, यानी या तो गायनोशियम हो, गायनोशियम का स्ट्रक्चर हो या तो फिर एंड्रोशियम। यानी केवल एक ही रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है, एक ही प्रेज़ेंट हो। तो उस फ्लावर को इनकम्प्लीट फ्लावर या उसको हम इम्परफेक्ट फ्लावर बोलते हैं। इसमें इम्परफेक्ट वाले फ्लावर में कौन-कौन आएगा सर? यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल जो फ्लावर होते हैं हमारे, वो किसमें आ जाएँगे हमारे? वो आ जाएँगे सर इम्परफेक्ट या इनकम्प्लीट फ्लावर में। तो कंप्लीट फ्लावर जो आपके यहाँ पर आप स्ट्रक्चर देखो इसमें ये कार्पेल यानी गायनोसियम का स्ट्रक्चर है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और ये जो ये पूरा स्टेमेन का स्ट्रक्चर है, जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोल रहे हैं। तो दोनों एक ही फ्लावर में जब प्रेज़ेंट होगा और ये किस टाइप के फ्लावर में होता है? बाइसेक्सुअल में होता है सर। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर को हम कंप्लीट फ्लावर बोल रहे हैं और इनकम्प्लीट फ्लावर उसको बोलेंगे जिसमें ये एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो, चाहे वो मेल का हो या फिर या फीमेल का हो। तो हम इस फ्लावर को यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोल रहे हैं, इनकम्प्लीट फ्लावर या इम्परफेक्ट फ्लावर। आई थिंक आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा और हाँ, सिंबल बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान से समझना। जो कंप्लीट फ्लावर है, इसका सिंबल क्या है? सर, जिसको हम बाइसेक्सुअल भी बोल सकते हैं, तो बाइसेक्सुअल का फ्लावर है, का सिंबल जो है इस तरीके का। तो आप सिंबल लिख लो, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सिंबल फ्लोरल फॉर्म और यूनिसेक्सुअल फ्लावर में जो सिंबल होगा वो 2 आप बना सकते हैं। मेल के लिए सिंबल ये है और फीमेल फ्लावर के लिए सिंबल ये। ये किसके लिए होगा? ये फीमेल फ्लावर के लिए होगा और ये जो सिंबल देख रहे हैं ये किसके लिए है? मेल फ्लावर। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर में सिंबल जो है वो अलग-अलग दिख रहा है आपको और बाइसेक्सुअल फ्लावर में एक ही सर्कल से हमने क्या रखा है, एक ही सर्कल के साथ हमने मेल और फीमेल दोनों सिंबल को अटैच करके रखा है। तो यानी कि ये रिप्रेज़ेंट कर रहा है बाइसेक्सुअल को और यूनिसेक्सुअल में ये रिप्रेज़ेंट करेगा मेल फ्लावर को और ये रिप्रेज़ेंट करेगा फीमेल। ठीक है? सिंबल याद रखना है, लिख लेना है। अब आते हैं ब्रैक्टिएट और ई ब्रैक्टिएट। ब्रैक्टिएट और ई ब्रैक्टिएट में अगर आप चेक करोगे तो वो कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिसके बेस ऑफ अगर आप एनसीईआरटी की रीडिंग करो तो वहाँ लिखा होगा बेस ऑफ पेडिसेल क्या प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट या फाउंड, फाउंड रिड्यूस लीफ, रिड्यूस लीफ अगर प्रेजेंट होती है कहाँ पर? बेस ऑफ पेडिसेल। बेस ऑफ पेडिसेल पर अगर रिड्यूस लीफ प्रेजेंट होती है तो उसके लिए टर्म यूज करते हैं ब्रैक्ट या ब्रैक्टिएट। देखो ये रिड्यूस लीफ है जिसके लिए टर्म यूज करते हैं ब्रैक्ट या क्या? ब्रैक्टिएट। ठीक है? तो जो बेस ऑफ पेडिसेल है, बेस ऑफ पेडिसेल उसके लिए टर्म यूज़ कर रहे हैं रिड्यूस। कुछ आप फ्लावर ऐसा भी देखेंगे जहाँ पर यहाँ कहीं पर आपको एक छोटी-छोटी लीफ और दिखेंगी इस तरीके से, छोटी-छोटी लीफ। यानी स्टाइलिक्स के अलावा भी और दिखेंगी आप। तो उसको आप ब्रैक्टिएट मत समझ लेना, वो उसका एपिकैलिक्स होता है, ठीक है? वो इसको एपिकैलिक्स नाम देते हैं। लेकिन जो ब्रैक्ट वाला कंडीशन होगा, जो बेस ऑफ पेडिसेल यानी यहाँ कहीं पर जहाँ से पेडिसेल अटैच है, उस प्लेस की बात करें अगर वहाँ पर आपको रिड्यूस लीफ दिख रही है, तो उसको हम ब्रैक्टिएट फ्लावर बोलेंगे। और जिसमें नहीं होगा, उसके लिए ई ब्रैक्टिएट बोलेंगे, यानी जिसमें ये एब्सेंट हो गया उसको ई ब्रैक्टिएट बोल देंगे। तो ब्रैक्टिएट का जो सिंबल है, उसके लिए हम बीआर लिखते हैं और ई ब्रैक्टिएट में अगर आप नहीं लिखेंगे तो समझ में आ जाता है कि वो फ्लावर ई ब्रैक्टिएट है या कुछ लोग ईबीआर भी लिख लेते हैं, ईबीआर भी लिख लेते हैं। तो ज़रूरत नहीं ईबीआर लिखने की, आप बीआर अगर है तो बीआर लिखो आप सिंबल में और अगर बीआर आप नहीं लिखते हैं तो इसका मतलब वो फ्लावर कैसा है? ई ब्रैक्टिएट। ठीक है? चलो। अब आते हैं जो एक आगे भी हमने पहले भी डिस्कस किया है इसको, वैसे फिर से अगेन इसको डिस्कस कर लेते हैं। पेरियांथ एक टर्म लिखा है एनसीईआरटी में। पेरियांथ, क्या होता है ये पेरियांथ? अब देखो, इन सम फ्लावर अगर हम बात करें, इन सम फ्लावर इन सम फ्लावर लाइक लिली, लाइक लिली, कैलिक्स एंड
कोरोला, कैलिक्स एंड कोरोला डू नॉट डिस्टिंग नॉट डिस्टिंक्ट देखिए, नॉट डिस्टिंक्ट कुछ फ्लावर में पेरियांथ कब बोलेंगे? कुछ फ्लावर में जैसे कौन-सा फ्लावर? लिली का फ्लावर जिसमें कैलिक्स और कोरोला डिस्टिंक्ट ना हो, अलग-अलग ना दिख रहे हों एंड दैट टाइप ऑफ वर्ल को हम पेरियांथ वर्ल बोलते हैं। ठीक है? इन सम फ्लावर जो फ्लोरल बड है, उसके फ्लोरल बड में जो कैलिक्स और कोरोला का वर्ल है, वो दोनों अलग-अलग ना दिख रहा हो, एक ही दिख रहा हो। जैसे आप इस फ्लावर को देखो, तो यहाँ पर ग्रीन स्ट्रक्चर आपको नहीं दिख रहा है और कलरफुल स्ट्रक्चर तो दिख रहा है। तो ये दोनों जो कैलिक्स और कोरोला एक साथ क्या हो गए हैं, मर्ज हो गए और मर्ज होके एक एक ही वर्ल से दोनों अराइज़ हो रहे हैं वहाँ पर। तो अलग-अलग दिख नहीं रहे हमको, इसके लिए टर्म यूज़ करेंगे हम क्या? पेरियांथ। और पेरियांथ में जैसे कैलिक्स में एक सिंगल स्ट्रक्चर को सेपल और कोरोला के सिंगल स्ट्रक्चर को पेटल बोल रहे थे, वैसे पेरियांथ के सिंगल स्ट्रक्चर को हम नाम देंगे टेपल। क्या नाम देंगे? टेपल नाम देंगे। और पूरे जैसे एक टेपल ये है, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, 4th नंबर, 5th ये 6th तो जो ये 5-6 आपको टेपल दिख रहे हैं, पूरे स्ट्रक्चर को पेरियांथ तो अब आपको ये क्लियर हो गया लिलिएसेई फैमिली में मिलेगा, पेरियांथ किसमें मिलता है? लिलिएसेई फैमिली याद रखना है आपको, मोनोकॉट फैमिली में मिलेगा। तो यहाँ पर क्या है कि इन सम फ्लावर लाइक लिली यानी कि एग्ज़ाम्पल दिया है लिली में कैलिक्स एंड कोरोला नॉट डिस्टिंक्ट मतलब अलग-अलग नहीं दिखते हैं। जिसके लिए टर्म यूज़ करते हैं, हम क्या यूज़ करते हैं? यूज़ टर्म क्या यूज़ करेंगे? पेरियांथ वर्ड यूज़ करेंगे, सिंगल स्ट्रक्चर को टेपल आई थिंक आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा बच्चे और हम ये समझते हैं कि हमने आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस किया। छोटे-छोटे टर्म थे जो फ्लावर से रिलेटेड थे और उस सारे टर्म्स को हमने बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे तरीके से हमने अलग-अलग कांसेप्ट के साथ, फिगर के साथ, डायग्राम के साथ समझा है। आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगे। अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा और कितनी हेल्प मिली है ये भी बताइएगा और साथ में एनसीईआरटी की रीडिंग करते रहो, है ना? सबसे पहला काम एनसीईआरटी की रीडिंग करो और ये देखो कि जो सर ने पढ़ाया है वो लिखा है, कहाँ लिखा है? क्या समझ आया कि नहीं आया आपको? एंड एमसीक्यू बुक कोई है तो उसकी प्रैक्टिस करो, पीवाईक्यू सॉल्व करो। नीट की डेट अनाउंस हो चुकी है तो कमर कस लो, तैयारी बहुत ज़्यादा करनी है आपको, बहुत ज़्यादा पढ़ना है, प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है आपको। तो इसके साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।